नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कि दोस्तों की ठीक है, प्रीवियस कुछ ऑनलाइन लेसन में हमने एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो CSIR नेट ने अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल जो हम जून 2015 से लेके आए आपके लिए, इसका हम ठीक है एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपके लिए। पहले तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। 1% weight by volume solution of sugar polymer is digested by an enzyme। एंजाइम का अमाउंट दिया है आपको, एंजाइम का अमाउंट इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम का अमाउंट का मतलब क्या है, वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है दोस्तों, 20 माइक्रोग्राम। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। और उसी एंजाइम का मोलिकुलर वेट भी आपको दिया है। मोलिकुलर वेट ऑफ एंजाइम इज आई थिंक 2 लाख डाल्टन, 2 लाख डाल्टन होना चाहिए, 2 लाख डाल्टन। ठीक है, दिस इज द मोलिकुलर वेट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द रेट ऑफ मोनोमर शुगर, उसके बाद दिया है मोनोमर का जो शुगर है यहाँ पे मोनोमर, जिसका वेट दिया है मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमरिक शुगर इज 400, that will be the Dalton। Liberated was determined to have a maximal initial velocity। और आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, मतलब V0 वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मिलीग्राम आपको वेलोसिटी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ पूछा गया है कि मिलीग्राम पर मिनट में दे दिया गया है। द टर्न ओवर नंबर के बारे में पूछा गया कि टू कैलकुलेट द टर्न ओवर नंबर, आपको टर्न ओवर नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें टर्न ओवर नंबर को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकाले टर्न ओवर नंबर, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड एज टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर का मतलब है के कैट। के कैट का मतलब ये क्या होता है, टर्न ओवर नंबर, मतलब कि इतने इतने टाइम में हाउ मच ऑफ सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, दैट एबिलिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, दैट इज नोन एज इट्स टर्न ओवर नंबर। और यहाँ पे पूछा गया है आपको पर मिनट के हिसाब से, क्वेश्चन में पूछा गया है टर्न ओवर नंबर पर मिनट से। ओके, अगर टर्न ओवर नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, के कैट का फॉर्मूला था Vmax by ET, Vmax by ET। और यहाँ पे Vmax दे रखा है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी, और ET का मतलब क्या होगा, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ET का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगी ना उसको हम यहाँ पे ठीक है नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम इस 10 मिलीग्राम को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर को, उसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर से उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिट जो दिया गया था आपको, यूनिट में था ठीक है मिलीग्राम में था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आएगा 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब जो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया आपको, ठीक है, दैट इज द 20 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इस ठीक है चीज का हम यूज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो पहले आपको इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 400 उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर आएगा 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख ऊपर आएगा ये, डिवाइडेड बाय 20। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, इसके 3, ठीक है, हम शून्य यहाँ पे लगा देंगे पावर के, डिवाइडेड बाय 400 टू द, ठीक है, 2 लाख, यहाँ पे इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल से वे में हम सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे कि बीएससी का स्टूडेंट भी इसे समझ में मतलब समझ ले सकता है। यहाँ पे इनको हमने काट दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, 20 यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे इससे अगर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, फाइनल वैल्यू आ रहा है हमारे पास 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 540, मतलब 50,000। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 2,50,000,
2,50,000। अगर इसको मतलब देखते हैं अभी ये क्वेश्चन जो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए इसमें ये वैल्यू आ रही है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर बन रहा था ना दोस्तों, तो वैल्यू है तो ठीक है ये वैल्यू, अगर इस वैल्यू को हम ठीक है सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आएगा हमारा, इतना आएगा वैल्यू। ठीक है, अगर इसी वैल्यू को अगर यहाँ पे ठीक है पावर फैक्टर में लिखते हैं और एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है पॉइंट को कटा के, तो कितना आएगा 10⁵ वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू है 10⁵ का वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो जून 2015 में पूछा गया है, इसका जो आंसर हमने निकाला है, ठीक है, तो अब ठीक है थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि सर हाउ यू मैनेज टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, हमने इन चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया यहाँ पे, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमें टर्न ओवर नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला है उन्होंने। ठीक है, तो टर्न ओवर नंबर का फॉर्मूला क्या है, Vmax by 80, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टर्न ओवर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमने अरेंज किया, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी भी मतलब दे दिया उन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द ठीक है मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर, इसको ले लिया, ये मिलीग्राम था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया 10⁻³ ले लिया। उसके बाद इन दोनों का अमाउंट यहाँ पे हमने ले लिया, इसको सिंपल वे में यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है इतना हमारा आंसर बन रहा है, ये वाला हमारा आंसर होगा। अगर इसी आंसर को हम सिंपल वे में अगर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 10⁵ मतलब 2.5 × 10⁻, क्या आएगा हमारे पास 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ, ठीक है ये क्वेश्चन का यही जवाब होना चाहिए 2.5 × 10⁵। सो लास्ट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। जनरली ऐसे प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमियां होती है। ठीक है, तो बहुत आसान सा एक सवाल था हमारे लिए। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो पता नहीं चल रहा है कि कब पूछा गया था, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो बातें समझ में आएंगी। द टर्नओवर नंबर ऑफ द काइमोट्रिप्सिन इज, काइमोट्रिप्सिन के बारे में आपको दिया है, एक एंजाइम है दैट इज अबाउट द काइमोट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, जिसका टर्नओवर नंबर आपको दिया है। टर्नओवर नंबर मतलब पर सेकंड में एक कितने, ठीक है पर सेकंड हो या मिनट में हो, यहाँ पे पर सेकंड से वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, पर सेकंड ये 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा। कंपैरिजन में आपको दूसरा भी एक एंजाइम दे दिया है उन्होंने, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम दे दिया है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका भी हमको क्या दिया है टर्न ओवर नंबर दिया है, और उसका जो टर्न ओवर नंबर का वैल्यू है तो कितना है, ठीक है 15 सेकंड। कितना सेकंड है दोस्तों, 15 सेकंड। मतलब क्या है कि काइमोट्रिप्सिन 10 से मतलब ठीक है एक सेकंड के अंदर 100 सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। 100 सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इन, ठीक है पर सेकंड। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कितना करेगा, 15 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट करेगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या पूछा गया है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा गया है कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे दी इसका मतलब क्या है। तो बात करते हैं अभी हर एक ऑप्शन के बारे में, ठीक है थोड़ा सा डिटेल में जाके। पहला ऑप्शन दे दिया गया काइमोट्रिप्सिन बाइंड टू इट्स सबस्ट्रेट विथ हायर एफिनिटी, विथ हायर एफिनिटी। ये कह रहा है कि काइमोट्रिप्सिन का हायर एफिनिटी देन डज द डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस चीज से हमें एफिनिटी पता नहीं चलती है, ये तो वीमैक्स के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे एफिनिटी का पता होता नहीं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन है गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ काइमोट्रिप्सिन रिएक्शन, ठीक है द वेलोसिटी ऑफ काइमोट्रिप्सिन रिएक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, ये बोल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द काइमोट्रिप्सिन रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। क्या ये हमें पता चल रहा है, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर नंबर जो दिया गया है आपको 100 पर सेकंड है काइमोट्रिप्सिन के लिए, ओके और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का कितना है, डीएनए पॉलीमरेज का 15 पर सेकंड है। ठीक है, तो उसके बाद आके बात करते हैं, पर जनरली ये ऐसा होता नहीं है डीएनए पॉलीमरेज का। मेरे ख्याल से रेट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं ये बात भी नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरी बात देखते हैं हम, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय बोथ एंजाइम एट सैचुरेटिंग सबस्ट्रेट लेवल कुड बी मेड इक्वल, ठीक है इफ 6.7 times more DNA polymerase than the chymotrypsin were used।
देन द काइमोट्रिप्सिन वेयर यूज्ड, ऐसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का। द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय बोथ एंजाइम एट सैचुरेटिंग सबस्ट्रेट लेवल कुड बी मेड इक्वल इफ, सॉरी, हाँ, तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि अगर हम दोनों ही एंजाइम के लिए, डीएनए पॉलीमरेज के लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एज वेल एज काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के लिए अगर, ठीक है, सैचुरेशन अमाउंट में अगर क्या देते हैं वहां पे सबस्ट्रेट अगर देते हैं, तो उनका कहना है कि डीएनए पॉलीमरेज को इसके साथ सैचुरेशन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, मतलब 6.7 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। क्या यह बात सही हो सकती है? इसको हम देखते हैं जरा सा, ठीक है। हाँ, दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने फोल्ड का डिफरेंस आ रहा है। 1 सेकंड के अंदर ये 15 सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये एंजाइम काइमोट्रिप्सिन 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 100 बाय कितना आना चाहिए, ठीक है, 15। अगर 100/15 अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है, नियर अबाउट टू 6.7 वैल्यू आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन मतलब डिवाइडेशन करते हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, 6.7। तो इसके हिसाब से जो गिवन इंफॉर्मेशन हमको दिया है ना, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को अगर हम सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं और, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को अगर किसकी बराबरी करनी है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन की अगर बराबरी करनी है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे 6.7 टाइम से उसको क्या करना चाहिए, आपने एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, ये बात सही होती है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखने की कोई बात ही नहीं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा हमें। इन स्टेडी स्टेट एंजाइम काइनेटिक्स व्हेन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया आपको यहाँ पे, ठीक है, 10 km, द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, तो माइकलिस मेंटन, ठीक है, हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे हम वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लिख लेते तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स multiplied by substrate concentration to the km plus molar concentration of substrate, this is the velocity। अगर इस वेलोसिटी को हम इधर लेके आए v0 by vmax, तो यहाँ पे बचेगा कौन, ठीक है, यहाँ पे बचेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द km प्लस क्या होगा यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर मान लो कि दोस्तों कि सबस्ट्रेट इज इक्वल टू अगर km होता है हमारे पास, सबस्ट्रेट इज इक्वल टू km होता है, मतलब हमें तो यही पता था ना, ठीक है, हमने सॉल्व भी कर लिया था इसके पहले टॉपिक में कि km ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम अपना हाफ ऑफ द वेलोसिटी क्या करेगा, अचीव करता है। तो इस, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम s के बदले km ही लिख देते हैं यहाँ पे, km डिवाइडेड बाय km प्लस km। मान लीजिएगा दोस्तों कि अगर इस km का वैल्यू 10 है तो इस km का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 km हमको दिया है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो km इज इक्वल टू 10, ठीक है, इस km को भी 10 लिखेंगे और इसको भी क्या लिखेंगे, 1 km लिखेंगे। तो अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इस, ठीक है, वैल्यू को अगर सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा, ठीक है, 10/11 परसेंटेज में ऑप्शन दिया गया हमें, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट। अगर इस चीज को हम सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, 90% आएगा। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज दे दी गई क्या, यस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई देगा 90% ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ये हमको दे दिया है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सबस्ट्रेट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, दैट मीन्स द km, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो रहा है कि km अचीव कर रहा है एंजाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए वहां पे, ये पूछा गया है कि वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करना है वहां पे, ठीक है, तो हमने इक्वेशन को पहले लिखना होगा, माइकलिस मेंटेन के इक्वेशन को पहले नोट डाउन करना। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू v max टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय km प्लस s, ये हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, हमने क्या कर दिया यहाँ पे रीअरेंजमेंट। उसके बाद हमने लिखा कि सबस्ट्रेट ही क्या होता है, केम होता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को हटा के क्या लिखा हमने, केम 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 लिख दिया। एक केम का हमें वैल्यू दिया था यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे वैल्यू कितना दिया था 10,
10 10 प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज। अगर इस चीज को हम सॉल्व कर ले तो हमारा परसेंटेज क्या आएगा, 90%। थोड़ा सा ध्यान देखिए इस बात को, आपको देखना है, समझ लेना है। अगर एक बार में वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या मायने रखती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, वो भी CSIR में 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो आपको थोड़ा सा रेडी होना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिएक्शन रिप्रेजेंट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिशिएशन हमें पूछा गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हमें पूछा गया, तो सभी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का हमें इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं कि आप ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकता है क्या, ये बात करेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट रिएक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या फॉर्म कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, उसके बाद ठीक है हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए एंड एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ठीक है इनिबिटर को ऐड कर लेते हैं तो हमें पता है कि यार एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, मतलब जब एंजाइम फ्री होता है ना उसके साथ कौन बाइंड आके, मतलब कौन बाइंड करेगा, इनिबिटर। और एंजाइम इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना तो ये होगा कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। ऐसी चीज कहाँ पे दिखाई देती है हमें, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, उसके लिए ठीक है प्लीज करके आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही हमने पिछला वाला वीडियो बनाया है दोस्तों, ठीक है, कैसे इक्वेशन बनते हैं, कैसे एंजाइम इनिबिटर को आके बाइंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो हमारे सवाल का जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या आ जाए कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट रिलीज होगा। अगर इनिबिटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स को, मतलब टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है इनिबिटर। और टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ कहाँ पे आ सकता है दोस्तों, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन हमें पता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। क्या हमें क्वेश्चन में नॉन कॉम्पिटिटिव पूछा गया है, नहीं, हमें पूछा गया, ठीक है, ये अनकॉम्पिटिटिव में आएगा, हमें पूछा गया है कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम, ठीक है। एक्चुअली अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इनिबिटर यहाँ पे आके बाइंड करता है, ठीक है, यहाँ पे आके नहीं बाइंड करेगा, फ्री एंजाइम को इनिबिटर बाइंड नहीं करता है, यहाँ पे बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, ठीक है। ये बात अनकॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों में भी हो सकती है, बट जनरली अगर ओनली टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ओनली टर्नरी कॉम्प्लेक्स अगर बनता है दोस्तों तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा अनकॉम्पिटिटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे हिसाब से गलत हो रहा है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, देन एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन क्या रहा है, प्रोडक्ट, उसके बाद एंजाइम फ्री फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो ये नॉर्मल रिएक्शन दे दी है हमें, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का क्या नहीं है, ठीक है, इनिबिशन, मतलब ठीक है, इनिबिटर आपको दिया ही नहीं तो इनिबिशन का पता तो नहीं लगेगा ना आपको, ठीक है। अगर हमारे पास के तीनों ऑप्शन अगर निकल जाएंगे, देखिए दोस्तों कि इस रिएक्शन में आपको कोई इनिबिटर ही नहीं दिया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के बारे में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। बचता है एक ही ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन का क्या हो सकता है, जवाब हो सकता है, फिर भी हम उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा फाइंड आउट करें। देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम आपको एक गुजारिश करते हैं दोस्तों, प्लीज पिछला वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा आप, यूट्यूब के आपके लिए अवेलेबल है नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक द हिट बटन, ओके। देन अभी बात करते हैं, जनरली हम बोल रहे थे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ठीक है हो सकता है कि एंजाइम और क्या है वहां पे प्रोडक्ट आए,
ठीक है। और यहाँ पे इनिबिटर ना दो जगह पे भी बाइंड कर सकता है, यहाँ पे भी इनिबिटर आके बाइंड करेगा और एंजाइम इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बना सकता है यहाँ पे भी, ठीक है। और एंजाइम इनिबिटर यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे क्या होगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी ये बना सकता है। तो ऐसे दोनों चीजें दोनों जगह पे अगर हो रही है तो वहां पे कौन सा इनिबिशन होता है दोस्तों, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। देखिए यहाँ पे होता है क्या, देखिए दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो एंजाइम इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे, और एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर का भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में सेटिस्फाई होती है तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी जाके आप क्या करोगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पिछला वाला वीडियो देखना ना भूलिए अगर सही में आपको लगता है कि आप भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a researcher was investigating the substrate specificity of two different enzyme X and Y। substrate specificity ढूंढ रहा है एक रिसर्चर, ठीक है, किस प्रोटीन के लिए, प्रोटीन X एंड प्रोटीन Y के लिए, ऑन द सेम सबस्ट्रेट, एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर दो प्रोटीन कैसे ठीक है इफेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में बोल रहा है। Both the enzymes were subjected to treatment with either heat or an inhibitor which inhibit the enzyme activity। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि एंजाइम को अगर हीट दे रहे हो या यहाँ पे इनहिबिटर का एडिशन कर रहे हो रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, वहां पे एंजाइम का एक्टिविटी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। फॉलोइंग आर द रिजल्ट वेयर ऑब्टेन, ए एज, ए को हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए एज ए इनहिबिटर ट्रीटमेंट दे रहे, बी क्या दे रहे यहाँ पे, हीट का ट्रीटमेंट दे रहे, ठीक है, ए एंड बी आपको पता चल रहा है। और ठीक है, सी क्या है हमारे पास, कंट्रोल है, सी क्या हमारे पास है, कंट्रोल, ये कंट्रोल का लाइन है। मतलब क्या है कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंट्रोल का मतलब है कि आप नॉर्मली रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, मतलब आपने हीट को भी प्रोवाइड नहीं किया है अभी तक और ना ही आपने रिएक्शन में इनिबिटर को ऐड किया है, दोनों चीजें अभी फिलहाल दूर है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ का लाइन क्या हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हीट दे देते हो तो रिएक्शन में क्या आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रहा है, एंजाइम का डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ में भी आपको क्या दिखाई देगा, एक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इनिबिटर दे देते हो ना दोस्तों तो इनिबिटर के हिसाब से भी एक्टिविटी क्या हो रहा है, एंजाइम का डिक्रीज हो रहा है। ये कंट्रोल है भाई, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोल में क्या होता है कि ना आप इनिबिटर को ऐड कर रहे हो ना हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। अगर दोनों भी चीजें आप बाजू रखते हो तो आपको ग्राफ कैसे दिखाई देगा, ये टाइप का ग्राफ होगा, ये दिस इज द ग्राफ, ठीक है, इस रिएक्शन का ही होना चाहिए। पर आप जब रिएक्शन के अंदर, ठीक है, प्रोटीन एक्स एंड वाई के साथ, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हो वहां पे, एक्स एंड वाई के ऊपर हीट का ट्रीटमेंट दे रहे हो या इनिबिटर का दे रहे हो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्टिविटी आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब ऑप्शन की ओर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा पूछा गया यहाँ पे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, ओनली प्रोटीन एक्स इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट एस, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों के ऊपर अगर इफेक्ट हो रहा है तो दोनों भी क्या होनी चाहिए, प्रोटीन स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 को अगर पढ़ते तो हमें दिखाई देता है कि बोथ एक्स एंड वाई आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट एस, तो इसके हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। अगर ओनली प्रोटीन एक्स स्पेसिफिक है तो वाई क्यों नहीं हो सकता, ओनली ओनली वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे तो क्या दे रहा है, बोथ आर नॉन स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है। बचा हुआ एक ही ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोनों का ही इफेक्ट दोनों ही प्रोटीन पे क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई प्रोटीन, ठीक है, बोथ आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट एस के लिए स्पेसिफिक है। अगर स्पेसिफिक नहीं होते तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देता, ओके। प्रोडक्ट एंड एंजाइम के एक्टिविटी के बारे में आपको अगर डिफरेंस दिखाई देता है तो यहाँ पे क्या है कि दिस एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन एक्स एंड वाई बोथ आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट यस, तभी जाके दोनों ही ग्राफ में क्या आ रहा है, चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इस बातों को याद रखिए दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो पूछा गया है जून 2016 में। जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, और पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंस्टेंट क्वेश्चन जो छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है इसमें। पेनिसिलिन एक्ट एज सुसाइडल सबस्ट्रेट, पेनिसिलिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सुसाइडल सबस्ट्रेट
के तौर पे काम कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कैटालिसिस डज द सुसाइड इनहिबिटर अफेक्ट। ठीक है, एंजाइम के कुछ स्टेप्स दे दी गई यहाँ पे और कौन से स्टेप के ऊपर, ठीक है, ये पेनिसिलिन अपना एक्ट करेगा ऐसा पूछा है। हर एक रिएक्शन का यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपको दिया है। हर एक रिएक्शन का क्या दिया है दोस्तों, रेट कांस्टेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें व्हाट इज कॉल्ड एज सुसाइडल इनहिबिटर, व्हाट इज कॉल्ड एज सुसाइडल इनहिबिटर। देखिए दोस्तों होता क्या है कि एक्चुअली एक सुसाइडल इनहिबिटर, मान लो कि कोई एंजाइम है हमारे पास, मान लो कि कोई एंजाइम है और ये एंजाइम का क्या है, एक्टिव साइट है। एंजाइम का क्या है, एक्टिव साइट। अगर मान लो कि कोई इनहिबिटर आके इस एंजाइम के ऊपर अगर बाइंड करता है, ठीक है, तो एंजाइम क्या करेगा इस सब, ठीक है, इनहिबिटर को पहले तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कराएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कराएगा। उसके बाद क्या होता है कि यही प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ है ना, ये प्रोडक्ट अब क्या करेगा, ये प्रोडक्ट उसी एंजाइम को जाके बाइंड करेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, उसी एंजाइम को जाके बाइंड करेगा जिसने इसको बनाया था। ये फिर से जाके किसे बाइंड करेगा, उसी एंजाइम को जाके बाइंड करेगा एंड फिर बाद में उसको इरिवर्सिबली इनिबिट भी करा सकता है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम ने अपने इनिबिटर को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उसके बाद एंजाइम खुद क्या हो गया, एंजाइम क्या हो गया, खुद इनिबिट हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर पेनिसिलिन हम सबस्ट्रेट, सुसाइडल सबस्ट्रेट के तौर पे अगर यूज करते हैं तो कौन सा रिएक्शन यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए। पहला रिएक्शन तो ब्लॉक होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पहले रिएक्शन में क्या होता है, ये एंजाइम एंड ये सबस्ट्रेट था। ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट दोनों क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और इस रेट को हमने क्या बोला था, K1। तो K1 में तो ये ब्लॉक नहीं करेगा, हमने तो ऐसा बोला नहीं ना कि इनहिबिटर आके पहले ही आके बाइंड करेगा, नहीं, इनहिबिटर पहले एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो जाके क्या करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद वो एंजाइम को जाके फिर से बाइंड करके इनहिबिट कराता है। मतलब रेट कांस्टेंट K1 का यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है ब्लॉक होने का। अब बात करते हैं K2 के बारे में। K2 मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे K2 किस रेट को डिनोट करता है यहाँ पे दोस्तों, एंजाइम सबस्ट्रेट का अगर कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होगा। मतलब हमने ये आपको यहाँ पे बात बताने की कोशिश की थी, पहले ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो रेट होता है ना, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, K2। मतलब पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म होने तो दो, ठीक है, उसके पहले उसको इनिबिट नहीं कराएगा ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे K2 को भी इनिबिट नहीं करा सकता है, तो ऑप्शन K2 का भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, K3 है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वही प्रोडक्ट जाके किसको बाइंड करेगा, हमारे एंजाइम को बाइंड करेगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, किसके, जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो गया था ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट किस एंजाइम को बाइंड कर रहा है, इसी एंजाइम को बाइंड कर रहा है जिसने उसको प्रोडक्ट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस किसके ज्यादा आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो सकता है कि रेट कांस्टेंट K3 को यहाँ पे कौन, एंजाइम क्या करेगा, मतलब एंजाइम ब्लॉक हो सकता है विथ इट्स सुसाइडल इनहिबिटर। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप बातों के यहाँ पे, ठीक है, आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो कि दोस्तों ये हमारे पास कौन था, सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम था, और हमने जो यहाँ पे सबस्ट्रेट आपके लिए बनाया था ये मान लो कि सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब बात हो सकता है कि क्लियर हो जाए। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन में आते हैं तो क्या बनाएंगे, ये एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दैट इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का जो रेट होता है ना दोस्तों, तो ये रेट किस चीज से डिनोट कर दिया जाता है, रेट को डिनोट करने के लिए हम कांस्टेंट देते हैं यहाँ पे K1। ठीक है, सुसाइडल इनहिबिटर पहले स्टेप में एंजाइम को कभी ब्लॉक नहीं करता, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब K1 यहाँ पे ब्लॉक होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब क्या बनेगा हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वहां पे एक चीज हो सकती है कि एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट हम किस चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों, कांस्टेंट K2 से। ठीक है, अभी तक सुसाइडल इनहिबिटर हमारा बना नहीं है, यहाँ पे दोनों ही रेट हमें पता चल गया। अब क्या हो सकता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो गया ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट कौन था, ये। अब जाके इस सबस्ट्रेट से देखिए हमने क्या किया, इसी सबस्ट्रेट से हमने ये प्रोडक्ट बनाया और यही प्रोडक्ट किसको ब्लॉक करेगा, इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा इस टाइम पे।
मतलब क्या है कि अगर इसका कांस्टेंट हम K3 से निकाल देते हैं तो कौन सी रिएक्शन ब्लॉक हो रही है दोस्तों, K3 वाला कांस्टेंट ब्लॉक हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन पे क्या होगा, ठीक है, सुसाइडल इनहिबिटर अपना एक्टिविटी दिखा रहा है। उसके बाद वाला जो रिएक्शन था ना, तो ठीक है, ये बाद वाला रिएक्शन तो यहाँ पे बोल रहे K4 के अंदर, ठीक है, अगर ये रिएक्शन ब्लॉक नहीं होते ना तो ये एंजाइम फिर से क्या होगा, नए फॉर्म में। और ये रिएक्शन अगर यहीं पे खत्म हो रही है, इनिबिटर आके एंजाइम के ऊपर अगर बाइंड कर रहा है प्रोडक्ट एज ए इनिबिटर, तो K4 आने के कोई चांसेस ही नहीं थे। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट K3। बहुत टिपिकल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड नहीं है, थोड़े से टिपिकल है। थोड़े से आपको थोड़ा नींद से उठना पड़ेगा, थोड़ा सा जागना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों अभी समझ में नहीं आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आप फिर से आप मेरा ठीक है पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर सच में कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। एंजाइम अपना, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2015 में। बहुत आसान सा सवाल है ये, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी देखते हैं। एंजाइम डिक्रीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट। क्या ये बात सही हो सकती है यार, पहला ही ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। एंजाइम जब भी काम करता है ना, हमारे हमने कुछ वीडियो बनाई एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। हम आपको यहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे पिछले वाले कुछ वीडियो देखिए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर समझने में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए, ठीक है। और आपको सब्सक्राइब करने का अगर डर लग रहा है ना तो सब्सक्राइब मत कीजिए, पर हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आपको कि आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा ये रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो था हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करेगा यहाँ पे, ठीक है। सबस्ट्रेट जब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे चला जाता है, ठीक है, तो ये स्टेज को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम दोस्तों इसको, ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट है। ट्रांजिशन स्टेट पे होता क्या है कि ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेट एट विच, ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है। यहाँ पे जनरली पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होना शुरू होती है, और नए बॉन्ड क्या होना शुरू होता है, फॉर्मेशन होना शुरू होता है। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें लगती है ना ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने के लिए, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत हाई होता है। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन का, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है दोस्तों। सो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैविंग द हाई, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को, मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली दीज आर द स्लो रिएक्शन, ठीक है, स्लो रिएक्शन के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब देखते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या होता है, कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में यही ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ठीक है, डिक्लाइन होना शुरू होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आ रहा था यहाँ पे, मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट को अगर डिक्रीज करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करने का, डिक्रीज करना पड़ेगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। और ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है एंजाइम। सो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा था हमारा सही हो रहा था, डिक्रीजिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट। इसका ही मतलब होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कराना, एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज कराता है ये समझने के लिए आपको हमारा पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, ये तो कंपलसरी है अभी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, नहीं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी एंजाइम कभी नहीं बढ़ाएगा सबस्ट्रेट की, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाता है, थर्मल एनर्जी बढ़ाता है। अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं ना, तब काइनेटिक एनर्जी वहां पे बढ़ सकता है, कोलिजन का रेट बढ़ने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ सकता है, बट ये काम एंजाइम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस, नहीं, ये फ्री एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट नहीं कराता है, डेल्टा जी को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग द टर्न ऑन नंबर ऑफ एंजाइम, नहीं, ठीक है, ये काम तो होता है एंजाइम का टर्न ऑन नंबर को इंक्रीज कराना,
ठीक है। बट स्ट्रैटेजी क्या होती है अगर ऐसा पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट होता है। टर्न ऑन नंबर भी कैसे बढ़ाएगा वो, टर्न ऑन नंबर को भी बढ़ाएगा तो कैसे है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा के, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा ये, डिक्रीज। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर एक ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। In the accompanying figure, reaction kinetics of the three proteins A, B and C proteins is presented. Protein concentration used to obtain this data are, अगर A का concentration आपको दिया है यहाँ पे 1 मिलीग्राम पर ml, B का concentration आपको दिया है यहाँ पे 4 मिलीग्राम, माइनस में नहीं है वो, पर ml में आपको दिया गया, और यहाँ पे C का concentration आपको दिया है 2 मिलीग्राम, ठीक है। सी का कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर ml दिया है आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है माइक्रोमोल में, एंड वाई एक्सिस के ऊपर आपको क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिविटी दिया गया है। तो इसके हिसाब से हम ठीक है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको पूछा गया है कि इफ द कैटालिटिक इफिशियंसी इज डिफाइंड के कैट बाय के एम, अगर हम कैटालिटिक इफिशियंसी को के कैट बाय के एम से डिफाइन करते हैं, इसे ही डिफाइन करते हैं ना दोस्तों, सही बात है, कैटालिटिक इफिशियंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैटालिटिक इफिशियंसी ए, कैटालिटिक इफिशियंसी बी, कैटालिटिक इफिशियंसी ऑफ सी, इनमें से किसका कैटालिटिक इफिशियंसी ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो पहले आपको के कैट का वैल्यू पता करना होगा, फिर आपको के एम का वैल्यू पता करना, दोनों का अगर रेशियो लेते हैं, के एम आपको दे दिया गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। के एम का वैल्यू मतलब ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द के एम वैल्यू, ठीक है, एट विच एंजाइम अचीव इट्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। एंजाइम अपना मैक्सिमम वेलोसिटी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर अचीव करता है तो उसे ही क्या कहेंगे हम, देखिए दोस्तों इन तीनों के लिए आई थिंक कि केम वैल्यू तो उनका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है यहाँ पे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं केम वैल्यू, एंजाइम विल अचीव इट्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम। हर एक एंजाइम का मतलब हर एक एंजाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक प्रोटीन के लिए उसका मैक्सिमम एक्टिविटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि ए प्रोटीन के लिए अगर हम मैक्सिमम एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगा नियर अबाउट 18 to 19, 20 के क्लोज आ रहा है मैक्सिमम एक्टिविटी। अगर हम मैक्सिमम एक्टिविटी ए का अगर पढ़ लेते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पता करना भी जरूरी होता है हमें, ओके। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी कितना आ रहा है, 20 के नजदीक आ रहा है, ए के लिए कितना आ रहा है 20, ओके वेलोसिटी। बी के लिए कितना आएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन अगर निकाल लो 30 के बराबर ही आ रहा है, बी के लिए कितना आएगा 30 के बराबर आएगा, और सी के लिए कितना आएगा, ठीक है 12 के आसपास आ रहा है, ठीक है 12 या 13 के आसपास आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इनका रेशियो ले लेते हैं, मान लो कि के कैट वैल्यू है इनके, ठीक है, और अब के एम से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये दोनों भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दोस्तों, ये तो वैल्यू गिवन है और बाकी के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करते हैं नाउ, ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे क्या होगा, बी के लिए, बी प्रोटीन के लिए 30 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए वैल्यू, ठीक है, बी के लिए। अब हम कैटालिटिक इफिशियंसी ए का अगर कैलकुलेट करते तो कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है 20 आएगा, ठीक है। अगर सी के लिए कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, 12 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, यहाँ पे वैल्यू कितना आ सकता है 6, ओके। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी दोस्तों सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है ए का। कैटालिटिक एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसका है 20,
अगर इन चीजों को हम यहाँ पे लिख देते तो 20, 7 पॉइंट समथिंग एंड 6। तो 20 किसका आ रहा था, ए का आ रहा था, 7 पॉइंट समथिंग किसका आ रहा था, बी का आ रहा था, और 6 किसका आ रहा था, सी का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होना चाहिए। अब देखते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी के जो ऑप्शंस दिए गए हमें, तो उन ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं। ऑप्शन क्या था हमारा सही, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये चीज हमें दिखाई देती है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ए इज ग्रेटर देन सी ऐसा नहीं है, ए इज ग्रेटर देन सी है बट सी इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। सी लेस है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, बाकी के सभी ऑप्शन गलत हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट सी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों कि और ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, जून 2015 में पूछा गया। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट दे दिए गया है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये अमाउंट कितना है, सबस्टेट का है। तो सबस्टेट का ये अमाउंट क्या डिनोट करेगा, के को डिनोट कर रहा है। तो हमें अब क्या चाहिए था, के कैट चाहिए था, तो हमने इन वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, नियर अबाउट मैक्सिमम वेलोसिटी के वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। नहीं, ये तो अगर के इक्वल आ रहा है ना, तो दोस्तों तो के कैट अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, के कैट को सॉल्व करना है तो वी मैक्स बाय 80, वी मैक्स बाय 80। ये के नहीं दिया गया है दोस्तों, थोड़ी सी एक बात होगी, ये तो हमें प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेशन दिया था ईटी का, केम तो सबका सेम ही आ रहा है, केम क्या हो रहा है, सबका सेम कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा दोस्तों। तो केम को हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, तो के कैट को अगर सॉल्व करते तो वी मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, जो हम ये चीजें फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। मतलब क्या कि 30, 20 एंड 12 दीज आर द वी मैक्स एंड टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो दिया था हमें, इसको अगर हम डिवाइड करते तो के कैट का ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। के कैट का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते तो के कैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कैटालिटिक एफिशिएंसी हो रहा है हमारा, के कैट इज इक्वल टू कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालाइटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक। जो पहले हमने एक्सप्लेनेशन में बातें कही थी थोड़ी सी रॉन्ग थी, अब जो बात बोल रहे थे ना दोस्तों, ये सही बात हो जाएगा, क्योंकि इन सभी एंजाइम के लिए या प्रोटीन के लिए केम इक्वल आ रहा है, तो केम तो कट जाएगा ना, इक्वल में तो रहेगा, बचेगा क्या, के कैट। के कैट का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, के कैट इज नथिंग बट वी मैक्स बाय 80। वी मैक्स हम ऐसे भी ग्राफ से भी पता कर सकते हैं, और एंजाइम का टोटल कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे देना है, दोनों का अगर रेशियो लेते हैं, रेशियो को कंपेयर कीजिए, बाकी की वैल्यू तो सेम आएंगे इसके हिसाब से, ठीक है, यही होगी बाकी के सबके वैल्यू। तो इसके हिसाब से इसको अरेंज कीजिए, आपको क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। माफ कीजिएगा कि पहले थोड़ा सा हमने रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया था, पर वो सही हो गया अभी, अब कोई भी गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब पढ़ते, रिएक्शन प्रोडक्ट इनहिबिट द कैटालिसिस इन एंजाइम बाय, ठीक है। अगर कोई एक इनिबिटर रिएक्शन को इनिबिट कर रहा है, एंजाइम के रिएक्शन को अगर इनिबिट कर रहा है, तो वो कैसे करता है, इसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2014 में, ठीक है। तो हमें पता है यार कि अगर कोई, ठीक है, इनिबिटर एंजाइम रिएक्शन को अगर इनिबिट कर रहा है, तो उसके हो सकता है कि एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाए, ठीक है, क्या हो सकता है, उसका एक्टिव साइट ऑक्यूपाई। तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी को अगर इनिबिट करना है आपको, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो ये बहुत आसान सवाल था, कोवेलेंटली बाइंड हो जाए या नॉन कोवेलेंटली बाइंड हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर करता है ये बात हो सकती है, बट अगर एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेना तो बात ही खत्म हो जाए। उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, नहीं करने में कोई बात नहीं है, हो सकता है, बट इनिबिशन कैसे करेगा रिएक्शन को, ऐसे अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़ते हैं, और ये कब पूछा गया दोस्तों, हमें दिसंबर 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ टू लिगेंड्स, लिगेंड इज एनी मॉलिक्यूल विच बाइंड विद द प्रोटीन, ठीक है, टू देयर बाइंडिंग प्रोटीन वेर इन्वेस्टिगेटेड, फॉलोइंग बाइंडिंग आइसोथर्म्स वेर ऑब्टेन, ठीक है। बाइंडिंग के कुछ हमें आइसोथर्म्स मिले यहाँ पे, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए ये पूछा गया। A is obtained with an oligomer protein and B is obtained with the monomeric protein। अगर ग्राफ के हिसाब से अगर चलते तो इनका मतलब ठीक है, कहना है, ठीक है, A is obtained ऑलिगोमर, इनका कहना है कि ये ऑलिगोमर है,
एंड बी इज मोनोमेरिक प्रोटीन है। बी का मतलब यहाँ पे बी एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। तो हम कैसे पता करेंगे यार दोस्तों कौन मोनोमेरिक है एंड कौन ओलिगोमेरिक है? ठीक है, ये कैसे पता? अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा उल्टा निकाल दें, ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम इसको y एक्सिस पे ले लेंगे, जो एक्स एक्सिस पे उसको क्या करेंगे y एक्सिस पे, और जो y एक्सिस पे इसको ना अगर x एक्सिस पे लेते हैं तो ग्राफ हमें सही देखने को मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, इस ग्राफ को हम थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने हिसाब से थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे अल्टर करके लिख देंगे। तो ग्राफ बी का लाइन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना, ग्राफ बी का लाइन, तो ग्राफ बी का लाइन कैसे आ रहा है? ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। और ग्राफ ए का लाइन कैसे आ रहा है? सीधा जा रहा है ना। ए का ग्राफ लाइन कैसे हो रहा है? सीधा जा रहा है। ठीक है, तो तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे बाउंड फॉर्म को ले लिया और यहाँ पे क्या किया, बाउंड टोटल को ले लिया, बाउंड प्लस टोटल को ले लिया हमने। ठीक है, तो ये था ए का लाइन और था बी का लाइन। तो इसके हिसाब से आगे देखते हैं, ए इज ऑब्टेन विद एन ओलिगोमर। ए ओलिगोमर हो सकता है क्या? नहीं, ये हमारे हिसाब से मोनोमर होगा, तभी जाके उसका लाइन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और बी क्या होना चाहिए हमारे पास? बी क्या होना चाहिए? ओलिगोमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। मतलब इसमें कई सारे क्या होने चाहिए, सबस्ट्रेट होनी चाहिए। क्या होनी, मतलब सबस्ट्रेट नहीं यार, प्रोटीन के सब यूनिट होने चाहिए विद मल्टीपल सब यूनिट होना चाहिए। अगर मल्टीपल सब यूनिट है तभी जाके क्या करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व को ये रिप्रेजेंट करेगा। मल्टीपल अगर है तो यहाँ पे क्या कर रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट। सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो रहा है। बी, बी इज ऑब्टेन्ड विद द प्रोटीन विद द पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। बी में पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है, ये बात सही हो सकती है। बी में अगर पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है तब मतलब एक्चुअली ये ग्राफ तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ यही ग्राफ होगा ना। नहीं, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है अगर, तो ये सिग्मोइडल होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी में ग्राफ कैसा होना चाहिए। ठीक है यार, ये थोड़ा सा, ठीक है, सिग्मोइडल। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है यार, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक के हिसाब से या, ठीक है, सिग्मोइडल। अगर इसको हम सिग्मोइडल मानते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर दो। ठीक है दोस्तों, मुझे थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो मैं ठीक है, जैसे ही मुझे सही पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं वीडियो के नीचे इसको कमेंट कर दूंगा। तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। तो आज का जो वीडियो हमने देखा है, तो इसमें हमने, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, किसके, एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ध्यान से पढ़िएगा और माफ कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सही से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो मुझे ठीक है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पर कोई बात नहीं, मैं इसका ठीक है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा, या एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी 1 से 9 तक जो हमने क्वेश्चन देखे ना दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व की कर रहे हैं हम, कैसे मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, उस मेथोडोलॉजी को फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में सही क्वेश्चन का मतलब ठीक है, क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे सॉल्व करना है आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में, ठीक है, एंड रिप्रेशन के बारे में भी बात करेंगे, फीडबैक इनहिबिशन एंड फीडबैक रिप्रेशन के भी बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट हमारा बाकी, उसको अगले वीडियो में कवर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तब अब यहाँ पे हम रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों।